नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्राइम कैप पर आपका बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ जुर्म की ऐसी दास्तान लेकर जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। वो एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। जिस घर में वो ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वो एक बड़े कारोबारी का घर था। इस दौरान घर के मालिक के साथ उस ट्यूशन टीचर के, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बन जाते हैं अवैध संबंध। वो जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी अब वो उनके पिता से ही करना चाह रही थी शादी, लेकिन वो कारोबारी जिसने इस ट्यूशन टीचर के साथ बना लिए थे अवैध संबंध, वो इससे शादी करना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो चाहता था इससे छुटकारा पाना। इनकार और इजहार की इसी आंख मिचौली के बीच ये ट्यूशन टीचर उस कारोबारी को अब ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और उसके सामने रख देती है 50 लाख रुपए की रकम की डिमांड। और इसके बाद सड़क किनारे बोरे में बंद मिलती है उस खूबसूरत ट्यूशन टीचर की लाश। जुर्म की दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वारदात पे भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ जो कत्ल करने की साजिश रचता है उसका ही हो जाता है कत्ल, और जिसका कत्ल होना था वो बन जाता है कातिल। कत्ल की इस कहानी में सिर्फ शरीर का ही खून नहीं होता, कई रिश्ते भी जो हैं वो इस वारदात में तार तार होते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो जुड़ने से पहले ही खत्म हो जाता है, और एक वो रिश्ता जो काफी पुराना है वो टूटने की कगार पर आ जाता है। क्राइम कैप की आज की कहानी में आप जानेंगे खूबसूरत ट्यूशन टीचर और दिल्ली के एक बड़े कारोबारी के बीच हुए अवैध संबंध और ब्लैकमेल से लिपटी हुई इस वारदात की खौफनाक दास्तान। दरअसल इस रियल मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत जो है वो 16 मार्च 2022 को होती है, जब राजस्थान के अलवर जिले में भिवाड़ी इलाके के तातारपुर थाने में इंदिरा नगर बस्ती के पास एक पुलिया के पास प्लास्टिक के बैग में बंद मिलती है एक लड़की की लाश। अब प्लास्टिक के इस बोरे में पुलिस को जो लाश लड़की की मिलती है, पुलिस उस लाश की जो है वो खोजबीन शुरू करती है। ये जो लड़की है ये दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि लाश के पास से ऐसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिले थे जिससे ये पहचान हो सके कि ये लड़की कौन है। तो पुलिस आसपास जो है वो पता लगाती है, जैसा अमूमन हर केस में पुलिस करती है। इसके लिए पुलिस पास के आसपास के सभी थानों में इस बात की जानकारी देती है, लड़की का फोटोग्राफ वहां तक पहुंचाया जाता है, अखबार में जो है वो विज्ञापन भी पुलिस देती है, जैसा कि हर गुमशुदा लाश मिलने पर पुलिस करती है वही सारी प्रक्रिया यहाँ भी की जाती है। लेकिन नहीं मिलता है कोई सुराग के आसपास कहीं से भी कि इस लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाती है, और पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली रहते हैं। और नियम के तहत 48 घंटे बाद इस लाश का फोटोग्राफ लेकर और पोस्टमार्टम कराकर, जिसमें इस बात की तस्दीक होती है कि ये लड़की जो भी है इसकी हत्या जो है वो गला घोंट कर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाने के बाद, लाश का फोटोग्राफ लेने के बाद, नियम के तहत 48 घंटे बाद पुलिस कर देती है इस लड़की की लाश का अंतिम संस्कार। अब 27-28 साल की दिख रही ये लड़की, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है, इसकी लाश पुलिस ने बरामद की है। शिनाख्त हो नहीं पाई है, शिनाख्त न होने के कारण पुलिस अंतिम संस्कार करा देती है। लेकिन वो पहेली, वो सवाल जो अब भी पुलिस के सामने खड़ा है कि ये लड़की आखिर कौन है और ये कहाँ से आई है और इसकी हत्या किसने और क्यों की है, ये सवाल पुलिस के सामने बेहद बड़े थे। और इन्हीं सवालों के जवाब में अब पुलिस परेशान हो रही थी और जुट गई थी इन जवाबों की तलाश में। अब इस वारदात में पुलिस इतना तो समझ गई थी कि ये लड़की जो भी है आसपास के इलाके की तो नहीं है, क्योंकि अगर ये आसपास कहीं की होती तो पुलिस ने जो है वो इन्फॉर्मेशन इतनी सर्कुलेट कर दी थी कि इसके बारे में पुलिस तक कोई ना कोई जानकारी आ जाती। अब ये यकीन तो पुलिस को हो चुका था कि ये लड़की अलवर और आसपास की नहीं है। अब पुलिस के सामने अगला सवाल ये था कि आखिर ये लड़की यहाँ की नहीं है तो ये कहाँ की है, और इसकी बॉडी को कहीं और से लाकर यहाँ किसने डंप किया है। अब पुलिस इस एंगल से इस केस की जांच शुरू करती है
और आसपास के लोगों, होटल मालिकों, दुकानदारों से इस बात का पता करने की कोशिश करती है कि क्या किसी ने संदिग्ध लोगों के बारे में कोई जानकारी किसी के पास है। और इसी पड़ताल के दौरान पुलिस को एक होटल संचालक बताता है कि उसने दिल्ली नंबर की एक गाड़ी को आसपास देखा है। उस गाड़ी ने कई बार उसकी होटल के सामने से चक्कर काटे। लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर परेशान है और दिल्ली नंबर की वो गाड़ी कई बार उस होटल संचालक की आंखों के सामने से गुजरी। अब दिल्ली नंबर की गाड़ी जो है वो शक के दायरे में थी और उसको पड़ताल करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए पुलिस दिल्ली अलवर के बीच के सारे टोल प्लाजा और जहां जहां से उसको सीसीटीवी फुटेज मिल सकते हैं उन सब की तलाशी शुरू कर देती है। इसी के साथ अब दिल्ली का कनेक्शन इस मामले से जुड़ चुका था, तो अलवर पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस को भी इस बात की इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है और दिल्ली पुलिस से ये पूछती है कि क्या कोई 27-28 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आसपास के थानों में दर्ज है। और यहीं से दिल्ली की गांधीनगर पुलिस के द्वारा अलवर पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है कि 27-28 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रियंका है, जो अपने घर से एटीएम से पैसे निकालने का कहकर निकली थी, वो गुमशुदा है। अब प्रियंका के बारे में अलवर पुलिस को जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा दे दी गई थी कि 14 मार्च से प्रियंका नाम की ये लड़की अपने घर से लापता है। इसके बाद अलवर पुलिस दिल्ली पुलिस से प्रियंका का फोटोग्राफ मांगती है और जैसे ही वो फोटोग्राफ फ्लैश होता है अलवर पुलिस के लोगों के सामने, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रियंका ही वो लड़की थी जिसकी लाश अलवर पुलिस ने प्लास्टिक के बैग में, बोरे में बंद बरामद की थी। अब जो है वो मामला एकदम अलवर पुलिस के सामने तस्वीर इस वारदात की साफ होने लगती है। ये पता चल गया कि लाश जिस लड़की की थी वो दिल्ली की रहने वाली है, उसका नाम प्रियंका है। अब क्या था, दिल्ली और अलवर के बीच के सारे सीसीटीवी फुटेजों की जो पुलिस पड़ताल कर रही थी उसको और गहराई से पुलिस पता लगाती है और इसमें वो संदिग्ध कार जो अलवर के लोगों ने भी इस इलाके में जहां वारदात हुई थी उसके आसपास मौका वारदात के घूमती हुई देखी गई थी और ये कार जो है पुलिस की नज़र में संदिग्ध थी। वो कार एक टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस के सामने आ जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन, उसका नंबर सब चेक करने के बाद पुलिस इस बात का पता लगा लेती है कि ये कार दिल्ली में रहने वाली किसी सुनैना नाम की महिला के नाम पर इसका रजिस्ट्रेशन दर्ज है। वहीं अलवर पुलिस अब प्रियंका के घर वालों से पूछताछ करने पहुंच जाती है और प्रियंका के घर वाले जो हैं वो पुलिस को ये बताते हैं, राजस्थान के अलवर पुलिस को, कि उनकी बेटी प्रियंका एटीएम से पैसे निकालने का कहकर घर से गई थी। उसके बाद से वो 14 मार्च की ये बात है, वो घर वापस नहीं लौटी है। वो इस बात की भी जानकारी उन्हें देते हैं कि प्रियंका जो है वो कपिल गुप्ता नाम के कारोबारी के घर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। उनके 2 बच्चे हैं। बीते 9 साल से प्रियंका उनके घर उनके बच्चों को पढ़ाने जाती है और उनके बच्चों से प्रियंका जो है वो राखी भी उन बच्चों को बांधती थी। तो दोनों घरों के बीच आपसी संबंध जो हैं वो इतने गहरे हैं। प्रियंका के घर वालों ने जानकारी दे दी है कपिल गुप्ता के बारे में। पुलिस जब आगे इस बारे में उनसे पूछताछ करती है और कपिल गुप्ता की पत्नी के बारे में पूछती है तो प्रियंका के घर वाले ये जानकारी देते हैं कि कपिल गुप्ता की पत्नी का नाम सुनैना है। अब पुलिस को बड़ा क्लू मिल चुका था। वो लाश पुलिस ने जो वहां से बरामद की, उसके बाद पता चला वो लाश दिल्ली की एक लड़की की है। एक कार जो संदिग्ध तौर पर मौका वारदात के आसपास घूमती हुई लोगों ने देखी। सीसीटीवी फुटेज में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि टोल प्लाजा से वो कार गुजरी है और वो जो कार है वो सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये जो सुनैना है वो कोई और नहीं, उस कारोबारी की पत्नी है जिसके घर ट्यूशन पढ़ाने प्रियंका जाती थी। यानी अब ये केस जो है वो पानी की तरह पुलिस के लिए एकदम साफ होने लगा था। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच जाती है उस कारोबारी कपिल गुप्ता के पास और कपिल और उनकी पत्नी से पुलिस की पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में तो ये दोनों भी पुलिस को गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों आरोपी भी टूट जाते हैं और पुलिस के सामने बयां करते हैं एक ऐसी दास्तान
जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। कपिल पुलिस को बताता है कि प्रियंका बीते 9 साल से उसके घर उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। प्रियंका दिखने में बेहद खूबसूरत थी और काफ़ी साल पहले प्रियंका और उसके बीच जो है वह अवैध संबंध बन गए थे, जो उसकी पत्नी की नज़र से बचते हुए लगातार बीते कई सालों से जारी थे। कपिल ये भी पुलिस को बताता है कि इन 9 सालों के दौरान वो प्रियंका के ऊपर तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च कर चुका है और वो ये भी जानकारी देता है कि प्रियंका जो है वो हर महीने 25-30 हज़ार रुपये अपनी खूबसूरती पर खर्च करती थी। वो इसलिए खूबसूरत दिखना चाहती थी, वो ये चाहती थी कि वो कपिल की पत्नी से भी खूबसूरत दिखे और कपिल जो है वो उसके प्रेम जाल में फंस जाए और ऐसा कुछ हो जाए कि या तो वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और हमेशा के लिए प्रियंका का हो जाए। लेकिन कपिल जो है वो जब भी प्रियंका उससे शादी की बात कहती तो टाला मटोल कर देता, उस बात को टाल देता। लेकिन प्रियंका लगातार कपिल पर शादी का दबाव बना रही थी। ये बात कपिल पुलिस को बताता है। आगे कपिल ये बात भी पुलिस को बताता है कि जब प्रियंका उसके ऊपर शादी का लगातार दबाव बनाने लगी, जब उसने शादी के लिए मना किया तो प्रियंका उससे 50 लाख रुपए की रकम मांगने लगी, यानी उसको ब्लैकमेल करने लगी कि उसको 50 लाख रुपए दो या उससे शादी करो। अब कपिल इस बात को लेकर परेशान रहने लगा। इस दौरान वो तनाव में रहने लगा। पत्नी को कपिल पर कुछ शक हुआ। पत्नी जब इस बारे में कपिल से पूछती है कि आप बीते कुछ दिनों से कुछ परेशान दिख रहे हैं, तो कपिल अपनी पत्नी के सामने इस बात का खुलासा कर देता है कि प्रियंका और उसके बीच में अवैध संबंध हैं और इसी बात को लेकर प्रियंका अब उसे ब्लैकमेल कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब आगे क्या करे। अब कपिल की पत्नी और कपिल ये बताते हैं कि घर में उनके 2 भरोसेमंद नौकर भी थे। उन दोनों नौकर को ये अपने साथ इस वारदात में शामिल करते हैं और आता है वो दिन, यानी 16 मार्च का दिन, जिस दिन प्रियंका की हत्या होनी थी। अब साजिश के तहत कपिल प्रियंका को फ़ोन करता है और उसको बाहर बुलाता है उसके घर से। प्रियंका एटीएम से पैसे निकालने का बहाना घर पर लगाकर घर से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, कपिल की कार वहाँ पहले से मौजूद रहती है। प्रियंका कपिल के साथ कार में बैठ जाती है। ये बात है 16 मार्च की शाम की, जबकि उसी दिन अपने दोनों नौकरों को कपिल सवेरे से इतनी शराब पिलाता है कि उन्हें ज़्यादा कुछ होश नहीं रह पाए और हत्या करते वक्त वो कुछ भी ना सोचें। कपिल उन्हें पहले से ही तैयार करता है कि आज उन्हें प्रियंका की हत्या करनी है। अब 2-1 घंटे दिल्ली में ही ये लोग कार से घूमते हैं। उसके बाद राजस्थान की तरफ कपिल जो है वो अपनी कार को बढ़ा देता है, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां रोककर प्रियंका की हत्या की जा सके। थोड़ा आगे चलने के बाद, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंचती है, कपिल सड़क किनारे अपनी कार को लगाता है और वो जो हत्यारे यानी कपिल के नौकर पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं, मौका पाते ही वो प्रियंका का गला दबा देते हैं। जिस दौरान प्रियंका का गला दबाया जा रहा होता है, प्रियंका की चीख पुकार कोई और न सुने, इसलिए उस समय कपिल अपनी कार में धार्मिक भजन को काफ़ी तेज़ आवाज़ में बजा देता है ताकि किसी को शक ना हो और प्रियंका की चीखें किसी को गलती से भी सुनाई ना दे जाएं। गाना या भजन काफ़ी तेज़ी से बजता है। किसी को इस बात की खबर नहीं होती कि कोई लड़की चीख रही है और पीछे बैठे दोनों नौकर इतनी तेज़ी से प्रियंका का गला दबाते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोनों नौकर ने गला दबाकर प्रियंका की हत्या कर दी है। प्रियंका की लाश कपिल की कार में है। अब ये कार जिसे कपिल चला रहा होता है, उसके दोनों नौकर जिन्होंने प्रियंका की हत्या की है वो पीछे बैठे होते हैं और ये कार उस इलाके में यानी अलवर के भिवाड़ी इलाके में घूमती है। दरअसल ये इस जगह की तलाश कर रहे होते हैं हत्यारे के, ऐसी कोई सुनसान जगह मिल जाए जहां वो प्रियंका की बॉडी जो है उसको डंप कर दें। अब इसी दौरान कई बार ये रास्तों पर आते हैं जाते हैं। इस दौरान कई लोगों की इन पर नज़र पड़ती है और यही जानकारी पुलिस के लिए क्लू का काम भी करती है, जैसा कि कहानी में हमने आपको पहले बताया। अब आखिरकार इंदिरा बस्ती के पास इन्हें एक ऐसी पुलिया मिल जाती है सुनसान इलाके में। अब ये प्रियंका की लाश को एक प्लास्टिक के बैग में या बोरे में पैक करते हैं और उस पुलिया के नीचे डंप कर ये वहाँ से मौका वारदात से तीनों लोग अपनी कार से फरार हो जाते हैं।
अब ये 3-4 घंटे से इस प्रोसेस में लगे थे, इन्हें भूख भी लग रही थी, तो ये एक होटल में जाकर खाना भी खाते हैं। इस दौरान भी इनकी कार पर कई लोगों की नज़र पड़ी और यही जानकारी पुलिस तक पहुंची और यही बना वो सुराग जिससे पुलिस के हाथ पहुंचे इन हत्यारों तक और सॉल्व हो सकी प्रियंका मर्डर केस की ये ब्लाइंड मर्डर स्टोरी। अब कपिल, उसकी पत्नी सुनैना और दोनों नौकर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और पुलिस इनको पहुंचाएगी वहां जहां इन्हें होना चाहिए, यानी सलाखों के पीछे। इतनी बड़ी वारदात को इतने खौफनाक तरीके से इन आरोपियों ने अंजाम दिया है, यकीनन पुलिस एक मजबूत केस बनाकर अदालत में पेश करेगी, जिसके बाद अदालत इन्हें सख्त से सख्त सज़ा सुनाएगी और इन हत्यारों की बाकी की उम्र जो है वो सलाखों के पीछे ही कटेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्राइम कैप में आज की हमारी ये स्टोरी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज और इसमें हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे सकते हैं। आगे किसी और वारदात की दास्तान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।